नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एसए एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन, मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट के साथ है। तो दोस्तों, रेल खबर में आप जानने वाले हैं एलएचबी के स्वर्णिम इतिहास के बारे में, और साथ ही इसके दूसरे भाग में आप जानेंगे रेल से जुड़ी एक तकनीकी जानकारी जिसका पता आपको शायद ही होगा। तो इसके प्रथम भाग में हम आपको बताने वाले हैं एलएचबी कोचों के बारे में। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया है। इसके ठीक पहले की वीडियो हम ऊपर आई लिंक में दिए देते हैं, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को जारी रख सकते हैं। साथ ही भारतीय रेलवे से जुड़े तकनीकी जानकारी और इसके स्वर्णिम इतिहास को और अच्छे से जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आपने बीच में स्किप किया तो आप महत्वपूर्ण जानकारियों से महरूम हो जाएंगे। भारतीय रेलवे इस समय यानी कि वर्ष 1993-94 के दौरान आईसीएफ कोचों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन यह कोच वह उतना उन्नत नहीं था जितने उन्नत कोचों की तलाश भारतीय रेलवे को थी। अर्थात जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आईसीएफ कोचों की स्पीड कम थी, इसमें यात्रियों को ढोने की क्षमता भी कम थी, और यह वजन में भारी भी थे, और दुर्घटना होने के समय इनका जो क्षतिग्रस्त या नुकसान का दायरा भी काफी अधिक होता था। इन्हीं सब मद्देनजर भारतीय रेलवे ने एक यात्री कोच डिजाइन की तलाश करने का निर्णय लिया जो मौजूदा रैक की तुलना में हल्का और उच्च गति के लिए सक्षम हो। रेलवे विनिर्देशों के मुख्य विशेषताएं भारतीय रेलवे के वर्तमान बुनियादी ढांचे पर चलने के लिए उच्च गति वाले हल्के वजन के कोच थे। अर्थात भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की परिचालन गति से रेलवे ट्रैक और पर्यावरण की स्थिति के लिए उपयुक्त था। इसीलिए उन्होंने जो कोच डिजाइन किया, जिसे आरसीएफ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस डिजाइन को पहले कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री में आजमाया जाएगा, और इस परीक्षण के सफल होने के पश्चात वह इन्हें पेरम्बूर में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ कोच फैक्ट्री था, वहां परीक्षण किया जाना था। और बाद में यानी कि वर्ष 1995 में वैश्विक चयन प्रक्रिया के बाद एल्टोस एलएचबी कोच को भारतीय रेलवे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण समझौते के तहत एक नया यात्री कोच डिजाइन और विकसित करने का आदेश मिला। अर्थात देखा जाए तो एलएचबी कोचों से पहले भारत ने आरसीएफ नाम के एक नए कोच का डिजाइन डेवलप कर लिया, केवल उसके परीक्षण ही बाकी थे, और इन्हें जगह जगह पे परीक्षण करने का निर्णय लिया गया। पर वर्ष 1995 में वैश्विक चयन प्रक्रिया के बाद एल्स्टॉम एलएचबी कोच को भारतीय रेलवे से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत एक नया यात्री कोच डिजाइन और विकसित करने का आदेश मिला। इस प्रकार भारतीय रेलवे द्वारा जो निर्मित कोच था, जिसका परीक्षण बाकी था, जिसका ट्रायल बाकी था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और उन्हें बना बनाया हुआ एलएचबी कोच जो एल्स्टॉम एलएचबी के नाम से जानी जाती थी, उनका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होने के पश्चात यहाँ भारत के फैक्ट्रियों में डिजाइन और विकसित करने का आदेश मिल चुका था। आदेश के हिस्से के रूप में एल्स्टॉम एलएचबी को 2 अनुबंधों को निष्पादित करना था। एक ब्रॉड गेज के लिए हल्के वजन वाले हाई स्पीड कोच की आपूर्ति करनी थी, जिसमें 19 एसी द्वितीय श्रेणी चेयर कारों का विकास, डिजाइन और निर्माण शामिल था, और 2 एसी एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार और 3 जनरेटर कम ब्रेक वैन, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अन्य अनुबंध जिसमें डिजाइन और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
था। निर्माता के द्वारा भारतीय रेल परिसर में जो भारतीय रेल कर्मियों थे उनका प्रशिक्षण भी शामिल था। उत्पादन की शुरुआत के दौरान आरसीएफ में तकनीकी सहायता मिली। भारतीय रेलवे ने एलएचबी कोचों को अपनाने से पहले उन्होंने ट्रायल के रूप में जर्मनी से 24 डिब्बों को आयात किया और ये लगभग सारे डिब्बे जो थे वह वातानुकूलित चेयर कार थे। पहली खेप का इस्तेमाल जो किया गया वह नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के लिए किया गया और यह परीक्षण के आधार पर किया गया, जो कि देखा जाए तो इनका परीक्षण सफल नहीं रहा और इनकी असफलता का कारण कोचों की चौड़ी खिड़कियां थी जो शरारती तत्वों के शरारत का शिकार बनी और पथराव का निशाना बनी, जिसके वजह से रेलवे के इस कोचों की खिड़कियां टूट गई और बाद में इसे रिपेयर करने के लिए टेप और सीलिंग टेप का उपयोग करना पड़ा। और जब इन रेकों को सेवा में लाया गया तो कल्पर्स बिना रुके आ गए और यात्रियों की प्रतिक्रिया को एकत्र किया गया ताकि पता चल सके कि उनका ऐसा करने के पीछे क्या कारण था और उन सारे एकत्र आंकड़ों के आधार पर उन्हें ठीक किया गया। जैसे यात्रियों ने प्रतिक्रिया दिया कि एयर कंडीशनिंग प्रणाली बहुत अधिक प्रभावी नहीं थी, इसलिए उन्हें सेवा से वापस ले लिया गया और फिर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाद में उसे संशोधित करते हुए पुनः रेलवे ने नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में फिर से शुरू किया गया और यह परीक्षण सफल भी रहा। अब आरसीएफ ने वर्ष 2001 से 2002 तक एलएचबी डिजाइन के अन्य प्रकार के जैसे कि वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, AC2 स्तरीय स्लीपर्स, AC3 स्तरीय स्लीपर्स, हॉट बुफे यानी जिसे पेंट्री कार के नाम से भी जानते हैं, कार आदि का निर्माण शुरू किया और दिसंबर वर्ष 2002 में अपना पहला रेक शुरू किया। इस प्रकार रेक दिसंबर 2003 में मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए पेश किया गया था। बात करें मार्च 2011 तक आरसीएफ द्वारा 997 एलएचबी डिब्बों का उत्पादन किया गया था। इन सभी डिब्बों का उपयोग राजधानी शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस, सुपर फास्ट ट्रेनों जैसी प्रीमियम ट्रेनों में किया जा रहा है और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं और जल्द ही ये सारे कोच दुरंतो ट्रेनों में भी लगाए जाएंगे, ऐसी ही जानकारी हमें मिल रही है। अब बात करें एलएचबी कोचों के उत्पादन के बारे में। वर्ष 2013-14 के लिए एलएचबी कोचों का वार्षिक उत्पादन लगभग 400 कोच प्रति वर्ष उत्पादित किए जा रहे थे और इसके पूर्व 2010 और 11 के दौरान रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने तो 300 कोचों का उत्पादन किया। यही 12-13 में जाकर कोचों के कुल संख्या 1680 हो गई थी, जबकि 13-14 में आरसीएफ उत्पादन को 1701 कोचों तक बढ़ाने में सक्षम भी हो गई थी। 2013-14 के दरमियान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 25 एलएचबी डिब्बों का उत्पादन किया। इसकी योजना एलएचबी कोचों का विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की है और इसने वर्ष 2014-15 में 300 एलएचबी कोचों के निर्माण किया और साथ ही 16-17 तक यह 1000 एलएचबी कोचों की क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा गया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली की बात करें तो इनकी क्षमता जो है वर्ष 2017-18 के दरमियान 711 कोचों का उत्पादन हुआ इसके द्वारा और 18-19 में यह 1400 कोचों की योजना बनाई थी। तो दोस्तों, रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में एलएचबी कोचों के बारे में इतना ही। अब हम इसके तकनीकी भाग की ओर रुख करते हैं। आइए रेल के तकनीकी भाग में आप जानने वाले हैं ट्रैक्शन मोटर के बारे में या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो एक प्रकार का विद्युतीय इंजन होता है जो रेलगाड़ी, ट्राम अथवा अन्य किसी प्रकार की गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है। यह विद्युतीय शक्ति का उपयोग
करती है और इसी वजह से इसे विद्युतीय कर्षण के नाम से जाना जाता है। अब इस क्षेत्र में जो पहले से जो इंजन कार्यरत हैं वे वाष्प इंजन तथा अन्य दूसरे प्रकार के जैसे डीजल इंजन इत्यादि हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। अब जबकि विद्युत शक्ति का कर्षण के लिए प्रयोग सापेक्षता नवीन है, परंतु यह अपनी सुविधाओं के कारण इसका प्रयोग अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे यह अन्य स्थानों को रिप्लेस करते हुए अपना स्थान बनाए जा रहा है और विद्युत कर्षण में नियंत्रण की सुविधा, गाड़ियों को अधिक वेग से खींचने की क्षमता और उतने ही समय में अधिक से अधिक यातायात की सुविधाओं की उपलब्धि करना कारण है। और साथ ही साथ बात करें कि यह ट्रैक्शन मोटर जो है, जो परंपरागत जैसे कि जो वाष्प इंजन या डीजल इंजन या कोयला इंजन थे, जिससे अधिक मात्रा में धुआं और हानिकारक गैस निकलता था, जिसके कारण पर्यावरण के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन जब इन इंजनों का यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल में लाया जाने लगा तो यह पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगी और पर्यावरण की स्वच्छता भी पहले से और अधिक बढ़ गई। अब नगर की घनी आबादी वाले भागों में भी इसका प्रयोग संभव हो गया। विद्युत कर्षण हमारे युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, या यूं कहे कि यह एक वरदान साबित हुआ, जिसके वजह से इसका उपयोग अब अधिक बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये ट्रैक्शन मोटर होते क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं और यह कैसे कार्य करती है। तो विशेष रूप से हम जानेंगे लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर के बारे में। तो विद्युत कर्षण तंत्र में विद्युत मोटरों द्वारा चालित यानी कि लोकोमोटिव गाड़ी को खींचता है। रेल की लाइन के साथ ऊपर में एक विद्युत लाइन होती है जिसे चालक गाड़ी एक चलनशील ब्रूश द्वारा संपर्क करती है, जिसे पेंट्रोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। रेल की लाइन नेगेटिव लाइन का काम देती है और शून्य वोल्टता पर होती है। इसके लिए यह अच्छी प्रकार यानी कि भूमिगत अर्थड भी कर दिया जाता है। इस प्रकार इसे छूने से किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहती है। ऊपरी लाइन की वोल्टता प्रयोग की जाने वाली मोटरों एवं सभांतरण पर भी निर्भर करती है। जो पुराने तंत्रों में 600 वोल्ट की वोल्टता साधारणतः प्रयोग की जाती थी, अब बढ़कर के 1500 वोल्ट एवं 3000 वोल्ट भी अब सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उच्च वोल्टता तंत्रों की रचना की गई है और उच्च वोल्टता पर परिवर्तित होने वाले एक प्रावस्था यानी सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा तंत्र का प्रयोग किया जाता है और सामान्य रूप से इन्हीं का प्रयोग होने लगा है। और बात करें तो जो अभी हाल फिलहाल यानी प्रेजेंटली 16,000 अथवा 25,000 वोल्ट की क्षमता पर प्रवर्तित की जाती है। तो दोस्तों, लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर के बारे में आज के लिए इतना ही और शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और इसी तरह की तकनीकी एवं महत्वपूर्ण रेल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्त मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।